नमस्कार साथियों, आप सबका मेरे YouTube चैनल ABS स्टडी शो पर स्वागत है। हम राज्य व्यवस्था पूर्वावलोकन की श्रृंखला में शुरुआत से करते करते आज आप पहुँचे हैं भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। तो आज हम देखेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख भाग और प्रमुख अनुच्छेद, इन दो टॉपिक से संबंधित आए हुए उत्तर प्रदेश PCS और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सवाल बने हैं और अन्य जगह पर जो बन सकते हैं उसको हम देखेंगे। साथियों, कल उत्तर प्रदेश PCS का जो है कि कैलेंडर लोक सेवा आयोग का आ गया है और उसमें GIC प्रवक्ता का जो तारीख है प्रारंभिक परीक्षा का वो है 3 जनवरी को और मुख्य परीक्षा जो है साथियों वह 30 अगस्त को है। तो अब बहुत ज़्यादा समय है नहीं, तो अब थोड़ा स्पीड से हम लोगों को सारी चीज़ें कवर करनी होंगी। तो चलिए देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। देखिए, भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से 25 भाग हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं उनसे संबंधित विषय इस प्रकार हैं। देखिए, भाग 1 में क्या है, तो भाग 1 में है साथियों संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और भाग 2 में है नागरिकता का प्रावधान है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का प्रावधान जोड़ा गया है और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और भाग 4 क में है मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में है संघ, भाग 6 में है राज्य, भाग 7 निरसित है इसमें, और भाग 8 जो है उसमें संघ राज्य क्षेत्र का प्रावधान है। तो साथियों यहाँ से जो डिफ़िकल्ट टाइप के थोड़े सवाल बनते हैं वो भाग 7 और भाग 8 का जिक्र दे देता है। तो भाग 8 में यूनियन टेरिटरीज जो कि वर्तमान में जिनकी संख्या 6 है उनसे संबंधित प्रावधान है, और भाग 7 को निरसित कर दिया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है साथियों, देखिए भाग 9 में है पंचायतों का प्रावधान है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, और अभी जब आपको हम प्रश्न इससे संबंधित कराएंगे तो आप लोग देखिएगा उसमें कितना बार ये है कि पूछा गया है। तो भाग 9 में पंचायतों का प्रावधान है, और भाग 9 क में नगर पालिकाएँ हैं, और भाग 9 ख में ये लेटेस्ट जोड़ा गया है तो इसमें सहकारी समितियों का प्रावधान है। और भाग 10 में साथियों अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र का प्रावधान है, और भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है, और भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद हैं, और भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम से संबंधित प्रावधान शामिल किया गया है, और भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जोड़ी गई हैं, और भाग 14 क में अधिकरण है। तो यह भी जो है कि डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर 14 वाला पूछ देता है तो आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। भाग 14 क में जो है कि वह अधिकरण है, और भाग 15 में है साथियों निर्वाचन, मतलब निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, और निर्वाचन आयोग से संबंधित जो भी चीज़ें हैं अनुच्छेद 324 से लेकर के और आगे तक, तो वो जो है कि भाग 15 में है। और भाग 16 में साथियों कुछ वर्गों के विषय में विशेष संबंध 324 से इसमें और 329 तक है, 329 तक है भाग 15, और भाग 16 में जो है कि कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान है। तो यह है साथियों शायद 30 से लेकर के 342 तक है भाग 16, और भाग 17 में जो है कि वह राजभाषा का प्रावधान है, और भाग 18 में इमरजेंसी का प्रावधान है, आपात उपबंध है, और भाग 19 में प्रकीर्ण है, और भाग 20 में संविधान का संशोधन है, भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, भाग 22 में है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो साथियों ये शॉर्ट नोट्स था जिसमें बताया गया कि संविधान के किस भाग में क्या प्रावधान समाहित किए गए हैं। अब देखते हैं हम लोग इनसे संबंधित जो सवाल बने हैं। देखिए, पहला सवाल बना है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। विकल्प बनाया है 16 भागों में, 22 भागों में, 24 भागों में, 25 भागों में। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 22 भागों में, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए, गणना की दृष्टि से लेकिन वर्तमान समय में कुल 25 भाग हो गए हैं। अब अगला सवाल है साथियों, देखिए कौन सुमेलित नहीं है पूछा है, मतलब इनमें से कौन सा जोड़ा मिसमैच है। नागरिकता का प्रावधान संविधान के भाग 2 में है,
तो अभी हमने आपको बताया। और मौलिक अधिकार भी भाग 3 में है। और मौलिक कर्तव्य का यहाँ पे दिया है भाग 4 क और राज्यों का दिया है। यहाँ पे देखिए 4 क होना चाहिए था, 6 ए दे दिया है, इसलिए साथियों ऑप्शन सी वाला जो है कि वह मिसमैच है। बाकी ऑप्शन डी संविधान का भाग राज्य का प्रावधान संविधान के भाग 6 में ये चीज़ जो है कि सही है। तो इस तरह से जो जोड़ी सही नहीं है वह है ऑप्शन सी की जोड़ी। देख लीजिए, देखिए मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत है या 4A जिसको कह सकते हैं, और अन्य तीनों जो है कि सुमेलित हैं। अब अगला सवाल है कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो अभी हमने आपसे बताया था कि बहुत बार ये सवाल बनेगा भाग 9 से संबंधित। तो इसमें साथियों ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 3 क्वेश्चन हो गए। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। इस भाग के अनुच्छेद 243 ख के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। अब अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 4 कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है। विकल्प बनाया है। देखिए ये कठिनतम सवाल बना दिया है। भाग 11 में तो है लेकिन अध्याय 1 और 2 देके कन्फ्यूजन कर दिया है। तो विधायी संबंध का प्रावधान साथियों अध्याय 1 में है। इस तरह से हमारा ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255 तक में संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है, जबकि इसी भाग का अध्याय 2 अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक यह प्रशासनिक संबंधों के बारे में है। अब अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 5 सूचियों का मिलान करने को दिया है। एक तरफ विषय और दूसरी तरफ जो है कि संविधान के भाग। तो उपाधियों का अंत या साथियों अनुच्छेद 18 में है, तो ये चला जाएगा मूल अधिकार में। तो इस तरह से ए का 3 हो जाएगा। और ग्राम पंचायतों का संगठन, तो ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में बताया गया है, तो ये चला जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। बी का हो जाएगा 1। और 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, और तो ये चला जाएगा, एक सेकंड, ये मौलिक कर्तव्य में चला जाएगा। और इस तरह से सी का हो जाएगा 4। और इंडिया अर्थात राज्य संघों का, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ये साथियों हो जाएगा संघ और उसके राज्य क्षेत्र, तो डी का हो जाएगा 2। इस तरह से साथियों ए का 3 और बी का 1 और सी का हो जाएगा 4 और डी का 2। तो देखते हैं डी का 2, देखिए डी का 2 अगर जो मैच करा लेता लास्ट में तो ऑप्शन बी एक वही दिया हुआ है। तो इस तरह से हमारा विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। तो साथियों ये रहे 5 क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। हाँ देखिए यहाँ पे दिया है उपाधियों का अंत मूल अधिकार। व्याख्या में आप देख सकते हैं उपाधियों का अंत मूल अधिकार, ग्राम पंचायतों का संगठन, राज्य के नीति निर्देशक तो 6 से 14 वर्ष तक के बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये साथियों मौलिक कर्तव्य में यह जिक्र है। और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, तो ये अनुच्छेद 1 का ही प्रावधान है, ये संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अब क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, तो ये गलत है साथियों, क्योंकि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। और संविधान का तीसरा भाग में बताया है नागरिकता, तो ये बिल्कुल उलट दिया है, भाग 2 में है नागरिकता और भाग 3 में मौलिक अधिकार, तो ये सही सुमेलित नहीं है। संविधान का चौथा भाग में है मौलिक कर्तव्य, चौथा क, और संविधान का भाग 5वां राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये साथियों गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन सी जो है कि वह सही हो जाएगा।
देखिए, संविधान का दूसरे भाग में नागरिकता, तीसरा में मौलिक कर्तव्य, चौथा भाग नीति निर्देशक तत्व और चौथा क में है मौलिक कर्तव्य तथा पांचवां भाग में साथियों संघ से संबंधित प्रावधान है। इस प्रकार सही सुमेलित विकल्प जो है कि हमारा ऑप्शन सी है। अब देखिए, एक तरफ है क्वेश्चन नंबर 7 में, एक तरफ प्रावधान है और दूसरे तरफ संविधान का भाग। तो नागरिकता का प्रावधान, अच्छा ये पूछा है कि सुमेलित नहीं है, तो संघ राज्य क्षेत्र इसमें दे दिया भाग 7। तो अभी हमने बताया था संघ राज्य क्षेत्र का प्रावधान भाग 8 में है, तो इस तरह से हमारा बी यही जो है कि सही नहीं होगा। बाकी नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में है, नगर पालिकाएँ भाग 9 ए में है, निर्वाचन का प्रावधान भाग 15 में है। तो ये सब सही हैं। जो सही नहीं है वह है साथियों संघ राज्य क्षेत्र, जो क्योंकि यहाँ पे दिया है 7 और उसका प्रावधान जो है कि है भाग 8 में। तो भाग 7 में क्या है, तो भाग 7 में जो है साथियों वह है आपका निरसित कर दिया गया है भाग 7 को। देखिए दिया है यहाँ पर कि संविधान का भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 द्वारा निरसित किया गया था। अब देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है भारतीय संविधान का भाग 9, भारतीय संविधान का भाग 8, भारतीय संविधान का भाग 4 का और भारतीय संविधान का भाग 9A। तो देखते हैं किसमें क्या प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में आप जानते हैं वो है भाग 9 पहले दिया है। तो भाग 9 में है साथियों पंचायत का प्रावधान, तो ए का 3 हो जाएगा। और भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र, तो बी का हो जाएगा 1। और भारतीय संविधान के भाग 9A में है वह है नगर पालिकाएँ, तो 3 का हो जाएगा 2 से। और भारतीय संविधान का भाग 9 अच्छा वो 4A है साथियों। तो 4A में है मूल कर्तव्य है, और भाग 9A में जो है वह नगर पालिकाएँ हैं। तो डी का 2 हो जाएगा और सी का हो जाएगा 4। अब देखते हैं कौन सा जोड़ा मैच करेगा। तो हमने आप सबको बता ही दिया सी का 4 और डी का 2, इस तरह से ऑप्शन ए जो है वो देखिए सही हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायत और भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र, और भाग 4A में है मूल कर्तव्य, और भारतीय संविधान का भाग 9A में नगर पालिकाओं के बारे में प्रावधान है। कह रहा कि किसके अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। तो पंचायत हम लोग जानते हैं यह हो जाएगा भाग 9, पंचायत का भाग 9 ये तो सही सुमेलित है। नगर पालिकाएँ भाग 9 का ये भी सही है। सहकारी समितियाँ 9 का ये भी सही है। अधिकरण यहाँ पे देखिए साथियों दे दिए भाग 10, ये अधिकरण अभी हमने आपसे बताया था कि भाग 14 क में है। तो इस तरह से यही जोड़ा सही नहीं है। देखिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान में भाग 9 ख जोड़ा गया जो सहकारी समितियों से संबंधित है। तो ये भी साथियों याद रखिएगा, ये लेटेस्ट है कि सहकारी समितियों का प्रावधान जो है वह किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 97वें संविधान संशोधन के द्वारा अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान में 9 ख जोड़ा गया जो सहकारी समितियों से संबंधित है। संविधान के भाग 10 के अंतर्गत जो है कि अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र संबंधी प्रावधान जो है कि शामिल है। और भाग 14 क में देखिए भाग 14 क में जो है कि अधिकरणों की व्यवस्था की गई है। तो भाग 14 क अधिकरणों की व्यवस्था की गई है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान अभी हमने आपसे बताया कि बहुत बार पूछा जाएगा, तो इसका हो जाएगा भाग 9। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगला है कि संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित, तो इसका भी हो जाएगा भाग 9, ऑप्शन डी। 11 क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे सूचियों का मिलान कराना है। तो मौलिक अधिकार साथियों ये भाग 3 भारत का संविधान मौलिक अधिकार,
तो ये हो जाएगा 2 से मैच हो जाएगा। और मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में है भारत का संविधान, और संघ वाला जो है साथियों ये भाग 5 में है, और आपात उपबंध भाग 18 में है। तो इस तरह से हो जाएगा ए का 2 और बी का 1 और सी का 4 और डी का 3। तो ए का 2, देखिए ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 है आप सबके सामने साथियों। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री 2020 में बना है यह सवाल। कौन एक सही सुमेलित नहीं है पूछा है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 का ये तो सही है। राज्य भाग 6 भारत का महान न्यायवादी यहाँ पे दिया है, तो ये गलत हो जाएगा साथियों, क्योंकि महान न्यायवादी संघ वाले में आएगा तो वो भाग 5 के अंतर्गत रहता तो सही रहता। यहाँ पे भाग 8 दिया, भाग 13 दे दिया है, तो इसलिए जो है कि यह सही नहीं होगा। और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 ये तो सही है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी जो है कि वो सही नहीं है। देखिए, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो है वो भाग 14 में है, और भारत का महान न्यायवादी भाग 5 में अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आएगा। और बाकी तो आप जान ही रहे हैं। भाग 13 में देख लीजिए, भाग 13 में भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधी उपबंधों का प्रावधान किया गया है। अब देखिए साथियों, यहाँ पे सूचियों को मिलाने को दिया है। संविधान के भाग 15 में हमने आपको बताया था कि निर्वाचन का प्रावधान है। संविधान के भाग 16 में यहाँ पे दे दिया है। तो देखिए यहाँ से, तो भाग 16 में जो प्रावधान है साथियों, भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। तो यहाँ पे देखिए कोई नहीं दिया, अब आगे दिया होगा। हाँ देखिए, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, तो ये भाग 16 हो जाएगा। और निर्वाचन भाग 15 में, तो इस तरह से हमारा ए का 4 और बी का 3, तो यहाँ पे देखते हैं ए का 4 बी का 3, ऑप्शन बी ही जो है कि देखिए सही हो जाएगा। और बाकी का हम यहाँ व्याख्या में आपको दिखाते रहे हैं। देखिए, संविधान के भाग 15 में निर्वाचन, भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, भाग 17 में है राजभाषा, और भाग 18 में है इमरजेंसी का प्रावधान। अब क्वेश्चन नंबर 15 है साथियों कि भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। इस तरह से ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। तो साथियों, ये संविधान के प्रमुख भाग से संबंधित जो सवाल थे वो कंप्लीट हुए। अब हम लोग देखेंगे संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। उनसे महत्वपूर्ण कौन कौन से वे अनुच्छेद हैं और उनसे जो सवाल बने हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं जो नोट्स दिया है उसको देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में वर्तमान में जो है कि 9 दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार तक का हम देखेंगे। तो गणना की दृष्टि से 465 अनुच्छेद हैं, और परंतु क्रमांक की दृष्टि से 395 अनुच्छेद हैं। सभी अतिरिक्त अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ जो है कि क ख ग इत्यादि करके जोड़ा गया है। और इसी प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या जो है कि 25 हो गई है, लेकिन मूल पाठ में 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन देखिए, संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए या प्रतिस्थापित किए गए, और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियाँ भी जोड़ी गई हैं। तो इस समय जो है कि 8 से बढ़कर के जिनकी संख्या कितनी हो गई है, 12 हो गई है। और विधानतः, हाँ देखिए, विधानतः नए राज्यों को शामिल करना, विधानतः नए राज्यों को शामिल करना, अनुच्छेद 2 नए राज्यों का गठन, देखिए अनुच्छेद 2 में है, और नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का भाग अनुच्छेद 3 में है। नए राज्यों के गठन का प्रावधान जो है कि वो देखिए यहाँ पे दिया है, नए राज्यों को शामिल करना। अगर ये प्रावधान है, देखिए विधानतः नए राज्यों को शामिल करने का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में है, और नए राज्यों का गठन और ये जो है कि यह भारतीय संविधान के भाग 3 में है। नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 3 में है। और विधि के समक्ष समता, ये जो है साथियों, ये अनुच्छेद 14 में, जो कि यूके के संविधान से लिया गया, और विधियों का समान संरक्षण वो जो है कि वहाँ से अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
और अनुच्छेद 17 में साथियों अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी को समाप्त करने की बात कही गई है, लेकिन अनटचेबिलिटी क्या होगी इसको संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यह अनुच्छेद जो है कि 22 में प्रावधान है, और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 39 में है, बहुत बार पूछा जाता है। और ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 40 में है। काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। और कार्य करने के लिए न्यायोचित और मानवोचित दशाओं का जो प्रावधान है वह कार्य करने के लिए न्यायोचित और मानवीय दशाएं तथा प्रसूति सहायता, ये साथियों आर्टिकल 42 में है। समान नागरिक संरक्षण यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान आर्टिकल 44 में है, तथा शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान आर्टिकल 45 में है। और कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 में है साथियों। और आर्टिकल 48 में देखिए, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, आर्टिकल 48 में है कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित प्रावधान है। और आर्टिकल 54 में अब देखते हैं क्या है, तो आर्टिकल 54 में है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान। तो ये भी आपको याद रखना है, आर्टिकल 54 ये भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन। और अनुच्छेद 75 में जो है वह प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। अनुच्छेद 76 में भारत के महान न्यायवादी का प्रावधान है। और अनुच्छेद 78 में जो है वह राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का विवरण है। और राष्ट्रपति की विधेयकों पर अनुमति जो है ये अनुच्छेद 111 में है। अनुच्छेद 117 में प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 110 क में उल्लिखित संबंधी प्रावधान अर्थात कर आरोपण वाले विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पूरा स्थापित किए जाएंगे। तो मतलब अनुच्छेद 117 में ये बताया गया है कि अनुच्छेद 110 के तहत जो वित्त विधेयक होंगे उनका जब सदन में उनको प्रस्तुत किया जाएगा, टेबल्ड किया जाएगा, तो वो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही वो जो है कि प्रस्तावित किए जाएंगे। और अनुच्छेद 119 में देखिए है, अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। संसद में देखिए साथियों, अनुच्छेद 119 में जो है वह संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन किया जाएगा। और अनुच्छेद 121 में है उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन किया गया है। और अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति को जो है कि अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है उसका प्रावधान अनुच्छेद 123 में। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और उसके गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के क्या क्षेत्राधिकार है, आरंभिक क्षेत्राधिकार, वो बताए गए हैं अनुच्छेद 131 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साथियों, इससे संबंधित सवाल भी पूछा जाता है और विधिवत ये करके आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। उसके बाद है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये प्रावधान आर्टिकल 148 में है। और 155 में है कि राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। और 164 में है मुख्यमंत्रियों एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। और राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान 165 में है। और राज्य विधानसभाओं की संरचना का प्रावधान अनुच्छेद 170 में है। और अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होना है। तो अनुच्छेद 215 में जो है कि उच्च न्यायालय का इम्पोर्टेंट है, उच्च न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होना है। और आर्टिकल 220 में है प्रावधान कि किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, ट्रांसफ़र, मतलब किसी न्यायाधीश का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जो कि ट्रांसफ़र। और अनुच्छेद 226 में विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। और अनुच्छेद 227 में है
सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। और अनुच्छेद 245 में है संसद द्वारा और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। और वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 280 में है। ये भी मल्टीपल टाइम पूछा जाता है कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में, आर्टिकल 280 में है। और अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान अनुच्छेद 312 में है। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 और यह 315 से लेकर के साथियों 323 तक है, क्योंकि 324 से फिर निर्वाचन आयोग शुरू हो जाता है। और अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों, इसका मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स और उनके कर्मचारियों की सेवा की जो है कि शर्तों का प्रावधान है। अब देखते हैं आगे। अनुच्छेद 320 में जो है वह लोक सेवा आयोगों के कार्य के बारे में है। और अनुच्छेद 323A में है प्रशासनिक प्राधिकरण का प्रावधान है। अनुच्छेद 324 में देखिए निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन का गठन है, और ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था, इसलिए इसको आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान। 330 में जो है वह लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण है। और 332 में यही प्रावधान सेम राज्य की विधानसभाओं में है। और अनुच्छेद 351 में जो है वह हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशन दिए गए हैं। और अनुच्छेद 352 में आपात की उद्घोषणा से संबंधित प्रावधान है। अब देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग प्रमुख अनुच्छेद, उनको सरासर एक बार देख लेते हैं कि किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान है एक दृष्टि में। देखिए साथियों, अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र है। और अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों के प्रवेश की स्थापना, प्रवेश या स्थापना। 2 और 3 में कन्फ्यूजन रहता है, तो 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, और 3 में है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के जो है कि वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। और अनुच्छेद 4 में नहीं दिया यहाँ पर। और अनुच्छेद 5 में है कि संविधान के प्रारंभ होने के समय नागरिकता का प्रावधान बताया गया था कि कौन कौन भारत के नागरिक होंगे जब भारत का संविधान प्रारंभ हुआ था। और भाग अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता का अधिकार। और अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी के साथ कोई भी भेद नहीं करेगा। ये प्रावधान अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का प्रावधान है। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में है वाक स्वातंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। और अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और 21(1) में है जो कि बाद में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें जो है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 23 में है मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 में बताया गया कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध होगा। और अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और आर्टिकल 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और आर्टिकल 39 में है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। और आर्टिकल 39A में है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। और अनुच्छेद 43 में सहकारी समितियों का संवर्धन। और अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, इसलिए जो है कि यहाँ से बहुत सवाल बनते हैं। और अनुच्छेद 43 भी याद रख लीजिएगा, सहकारी समितियों के संवर्धन की बात की गई है। अब देखते हैं अनुच्छेद 45 और आगे के अनुच्छेदों में क्या प्रावधान है। देखिए अनुच्छेद 45 में कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 48 में है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथ में, बहुत बार पूछा जाता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और आर्टिकल 51 में है अंतर्राष्ट्रीय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए प्रावधान है। और आर्टिकल 51 क में है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि 76वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है कि जोड़े गए थे। और आगे है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में है भारत का राष्ट्रपति का प्रावधान है। और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता। और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। साथियों, ये पूछा जाता है क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के जो शपथ हैं वो अनुसूची 3 में है, लेकिन राष्ट्रपति के जो है कि शपथ ग्रहण का प्रावधान अनुच्छेद 60 में है। अनुच्छेद 61 है अनुच्छेद 61 में साथियों राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान है। और इसको जो है कि अर्धन्यायिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। और अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बात की गई। अनुच्छेद 17 में है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। और अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियाँ। और अनुच्छेद 73 में है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। और अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। और अनुच्छेद 75(1) में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, इसका प्रावधान है। तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है वह प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। और अनुच्छेद 76 में भारत के महान न्यायवादी का प्रावधान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, यहाँ से बहुत बार सवाल आता है। तो अनुच्छेद 76 भारत के महान न्यायवादी। अनुच्छेद 79 में है संसद के गठन का प्रावधान है। और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना है। और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना है। अनुच्छेद 83(1) में है राज्यसभा एक स्थायी सदन होगा, ये प्रावधान है। और अनुच्छेद 84 में है कि संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, संसद के सदस्य बनने के लिए योग्यता का प्रावधान है अनुच्छेद 84 में। और अनुच्छेद 85 में है संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में है। और अनुच्छेद 100 क में है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर। मतलब कि जैसे कोई विधेयक पर अगर चर्चा होगी, बराबर मत आ जाएंगे, तब उस समय जो है कि स्पीकर को अपने डिसाइडिंग वोटिंग का अधिकार होता है कि वो निर्णायक मत डाल के विधेयक को चाहे तो पास करे चाहे रद्द करा दे। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। और यहाँ भी से ये भी आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया के बारे में है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा बताई गई है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको आम भाषा में बजट कहते हैं, उसका प्रावधान है। और अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है। और अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, ये प्रावधान है। और अनुच्छेद 123 में कि संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 124 में साथियों उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उच्चतम न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 129 में है। और अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय की पुनरावलोकन, मतलब उच्चतम न्यायालय की रिव्यू करने की जो है कि शक्ति है। हाँ, तो हो गया साथियों 129 तक। अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन या रिव्यू करने की जो है कि उसकी शक्ति। और अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ये भी साथियों एक बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 143। इसके तहत जो है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति होती है, लेकिन वह परामर्श जो है कि राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं होता, यह भी प्रावधान है। अनुच्छेद 148 में है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कहते हैं CAG का प्रावधान है। और अनुच्छेद 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। और अनुच्छेद 161 में क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। जैसे जो प्रावधान वहाँ पे अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के लिए, वही जो है कि अनुच्छेद 161 के तहत जो है कि राज्यपाल को है। अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 164(1) में है जो वह राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति
और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 165 में है राज्य का महाधिवक्ता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। जैसे वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था महान न्यायवादी का प्रावधान आर्टिकल 76 में 76 में था, वैसे राज्यों के लिए जो उनका सरकारी वकील होता है उसका प्रावधान, उसको राज्य का महाधिवक्ता कहते हैं, उसका प्रावधान अनुच्छेद 165 में है। अनुच्छेद 169 में है राज्यों में विधान परिषदों के उत्साधन या सृजन। मतलब अगर राज्य चाहे तो अपने यहाँ जो है कि विधान परिषद का सृजन कर सकती है, चाहे तो समाप्त कर सकती है। इसका प्रावधान है अनुच्छेद 169 में। और अनुच्छेद 174 में जो प्रावधान है वह है राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने और उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। अनुच्छेद 200 में है राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना। और अनुच्छेद 201 में है राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। और अनुच्छेद 213 में है विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। वहाँ पे जैसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को है, वही 213 के तहत जो है कि राज्यपाल को है राज्यों में। और अनुच्छेद 214 में है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। और अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेखीय न्यायालय होना। वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि अभिलेखीय न्यायालय होना अनुच्छेद 129 में था। अनुच्छेद 129 में जो है कि वह हम लोगों ने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट का अभिलेखीय न्यायालय होने का प्रावधान था। और यहाँ पर जो है कि राज्य उच्च न्यायालयों का अभिलेखीय न्यायालय होने का प्रावधान अनुच्छेद 215 में है। और अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों का गठन। और अनुच्छेद 217 में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। और अनुच्छेद 219 में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। और अनुच्छेद 226 में है उच्च न्यायालय की कुछ रीटें निकालने की शक्ति। अनुच्छेद 226 में ये प्रावधान है। और अनुच्छेद 231 में है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। तो ये भी साथियों बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ से सवाल बनता है। आर्टिकल 231 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान। और अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो जजेज होते हैं उनकी नियुक्ति का प्रावधान 233 में। और 239 में है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। तो अनुच्छेद 239 भी इम्पोर्टेंट है। यूनियन टेरिटरीज के जो प्रशासन कैसे चलेंगे उसका प्रावधान है आर्टिकल 239 में। चलिए अब आगे देखते हैं आगे के अनुच्छेदों को। 239 तक हम लोगों ने देख लिया। अब 239, हाँ 239 के बाद 239 का में देखिए दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है। तो अगर ये सवाल कभी आए कि दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 239 क। और अनुच्छेद 241 में जो है वो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। और अनुच्छेद 243 का में ग्राम सभा की परिभाषा बताई गई है। 243 का में पंचायतों के गठन की बात की गई है। 243 का में पंचायतों की संरचना। तो ये तीनों इम्पॉर्टेंट साथियों अनुच्छेद हो गए। 243 का में ग्राम सभा और 243 ख में पंचायतों का गठन और 243 घ पंचायतों की संरचना और 243 घ में पंचायतों में स्थानों का आरक्षण की बात की गई है। और 243 झ में है पंचायतों के वित्तीय मामलों से सिफारिश। तो जो पंचायतों के लिए जो वो बनता है फाइनेंस कमीशन बनता है उसका जो है कि प्रावधान है 243 झ में। और 243 ट में पंचायतों के लिए निर्वाचन का प्रावधान है। 243 थ में नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान है। और अनुच्छेद 243 य क में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 य घ में जिला योजना समिति। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। अनुच्छेद 243 यह घ जिला योजना के लिए समिति। और 243 यह झ में सहकारी समितियों के निगमन के बारे में है। अनुच्छेद 249 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें बताया गया कि राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। मतलब कि अगर कोई मामला राज्य सूची का है, जैसे हमने हमारे संविधान में समस्त विषयों को 3 भागों में बांटा गया, 3 सूचियों में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
तो जो संघ सूची होती है उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, और राज्य सूची पर जो है कि वह राज्य सरकार कानून बनाती है, और जो समवर्ती सूची होती है उस पर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन केंद्र के द्वारा बनाया हुआ कानून, अगर एक ही विषय पर मान लीजिए दोनों ने कानून बना दिया तो जो केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून होगा वो मान्य होगा। तो 249 में ये प्रावधान किया गया है कि अगर राज्यसभा 2/3 मेजॉरिटी से, ये याद रखिएगा, 2/3 मेजॉरिटी से एक विधेयक पारित कर दे कि कोई राज्य सूची का विषय है जो राष्ट्रीय महत्व का है, तो उस पर राज्य कानून नहीं बनाएगा, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको हो जाएगा केंद्र सरकार को। और इस तरह से बनाया हुआ कानून कितने वर्षों के लिए जो कि मान्य रहेगा, वो साथियों 1 वर्षों के लिए मान्य रहेगा। अब आगे है अनुच्छेद 253 में, देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में जो LT ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों के प्रभावी करने के लिए विधान। तो 249, 50, 51 और 52 और 53, ये सारे अनुच्छेद जो है कि इम्पॉर्टेंट है। 249, 50, 51, 52, 53। अब देख लेते हैं 262 में क्या प्रावधान है। आर्टिकल 262 में है साथियों, अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का निर्णयन है। और अनुच्छेद 263, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अनुच्छेद 263, इसमें बताया गया अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध जिसका गठन करने का अधिकार किसको है, प्रेसिडेंट को है, साथियों, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और इसकी जो अध्यक्षता करता है वो करता है PM, भारत का जो PM होगा वो इसका पदेन अध्यक्ष होता है। और अनुच्छेद 266 में प्रावधान है भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखे के बारे में प्रावधान। और 267 में है भारत की आकस्मिकता निधि। और 280 में है वित्त आयोग, हमने बताया ही है, फाइनेंस कमीशन। तो साथियों अनुच्छेद 280 में जो है कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान है, किसका प्रावधान है, वित्त आयोग का प्रावधान है। और आप लोगों को ये बताना है इस समय कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, और जो है कि उसके अध्यक्ष कौन है, और जो प्रस्तावित हो गया उसके अध्यक्ष कौन है। तो अनुच्छेद 280 में जो है कि वित्त आयोग का प्रावधान है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह थे, कौन थे, NK सिंह। और 16वां जो वित्त आयोग गठित हो चुका है उसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगढ़िया, कौन है, अरविंद पनगढ़िया। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और अनुच्छेद 300 का में जो प्रावधान है वो है विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में प्रावधान है, किसका साथियों, अखिल भारतीय सेवाओं 312। और 315 में है संघ और राज्यों के अधीन लोक सेवा आयोग। 324 में है निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन का प्रावधान है। और अनुच्छेद 326 में बताया गया है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अनुच्छेद 326। और अनुच्छेद 330 में है लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। और अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों को प्रतिनिधित्व, जिसको 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा क्या कर दिया गया है, निष्प्रभावी कर दिया गया है। और अनुच्छेद 330-31 हो गया। अब अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। और अनुच्छेद 333 में है राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय, ये भी जो कि 104वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 368 में है 338 में साथियों, अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान है। और 338 का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान। 338 खा में जो है कि OBC कमीशन की बात की गई है, अनपिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग। और अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई है। 344 में राजभाषा आयोग है। और 350 क में है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की सुविधा। और 350 ख में है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकार। 352 में है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा युद्ध या पाया आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। और अनुच्छेद 356 में जो है कि वह राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने की दशा में उपबंध है, राष्ट्रपति, जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं राज्यों में।
और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है। अनुच्छेद 368 में संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति का प्रक्रिया है। तो साथियों इतना जो है कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जिनका बार बार परीक्षाओं में जो है कि जिनसे संबंधित सवाल बनते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि क्या सवाल इनसे बने हैं। देखिए, भारतीय संविधान में है 300 अनुच्छेद, 350 अनुच्छेद, 400 से अधिक अनुच्छेद, 500। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों, देखिए वैसे तो 395 है, लेकिन वो नहीं दिया है तो हम उसके करीब देखेंगे तो 400 से अधिक अनुच्छेद हम मार देंगे और इस तरह से हमारा ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। गणना की दृष्टि से वर्तमान में इनकी संख्या 465 पहुंच गई है, परंतु क्रमांक की दृष्टि से ये अभी 395 अनुच्छेद हैं तथा सभी नए अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क, ख, ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। ऐसे ही संविधान के भागों की संख्या जो कि बढ़कर 25 हो गई है, लेकिन मूल पाठ में 22 हैं और 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन अब अनुसूचियों की संख्या बढ़कर के हो गई है 12। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों कि भारतीय संविधान के आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। तो आप लोग जानते हैं 395 अनुच्छेद थे, तो इसलिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। और अगला सवाल है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो ऐसे सवाल साथियों वैसे अमूमन आएंगे नहीं, लेकिन अगर पूछ लिया गया है तो इसका 395 देखिए तो गणना की दृष्टि से तो है नहीं, और 395 तो मूल हैं और 12 अनुसूचियां हैं। 395 विकल्प सी दिया, विकल्प डी 444 और 12 अनुसूचियां। तो इसमें से साथियों किसी का भी सही नहीं होगा, तो इसलिए देखिए स्टार लगा है। अब है क्वेश्चन नंबर 4 है कि मूल भारतीय संविधान में कितने भाग और अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं। तो 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में शामिल हैं तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। अब देखिए सूचियों का मिलान करने को दिया है। एक तरफ दिया है कि नए राज्यों का गठन और नागरिकता, फिर मौलिक अधिकार, फिर प्रशासनिक अधिकरण। तो नए राज्यों के गठन की बात जो की गई है साथियों, वह देखिए नए राज्यों का गठन और प्रशासनिक अधिकरण, हाँ नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 3 हो जाएगा, 1 का 2। नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में है और मौलिक अधिकार भाग 3 में है। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना, तो ये साथियों प्रशासनिक अधिकरण की जो स्थापना है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 ए में है। तो इस तरह से डी का हो जाएगा 3, और जब हम इसको मैच कराएंगे तो हमारा जो सही जोड़ा बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 1 का 2 देख लीजिए। देखिए नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3, नागरिकता भाग 2, मौलिक अधिकार भाग 3 और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना अनुच्छेद 323 ए। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान। तो यह प्रावधान साथियों अनुच्छेद 117 में है। तो इस तरह से ऑप्शन ए दे वो एक जो है सही हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110(1) के उपखंड क से च में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में है। तो यह है साथियों 117 में, तो 8वें का 1 जो है सही हो जाएगा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन तथा अनुच्छेद 123 में संसद में विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का प्रावधान है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए
कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का, तो ये हो जाएगा साथियों 312। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, पूछ रहा है कि कौन सी जोड़ी सुमेलित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, तो ये साथियों सर्वोच्च न्यायालय 318 दिया है। तो सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान आपको हमने बताया कि अनुच्छेद 124 में है, तो ये जो है कि गलत हो जाएगा। और भारत का निर्वाचन आयोग 324, तो यही सही है साथियों, ऑप्शन बी जो है कि सही हो जाएगा। और बाकी कौन, देखिए भारतीय लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग, तो ये अनुच्छेद 315 से 323 तक में है। और महाधिवक्ता का प्रावधान, ये हमने आपको बताया था, महाधिवक्ता का जो प्रावधान है वो है साथियों, एक सेकंड, राज्य में जो महाधिवक्ता का पद होता है उसका प्रावधान 165 में दिया गया है। तो देखते हैं व्याख्या। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति है। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 में उल्लिखित है, जबकि 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। और राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165 में है, जबकि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 39A, और अनुच्छेद 39A में दिया है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, तो ये सही है साथियों। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है, 44 में नागरिक संहिता है, और 48 में इन्होंने दिया है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, तो ये आर्टिकल 50 में है। तो इसमें जो है कि यही वाला सही नहीं है। तो देखते हैं आर्टिकल 48 में क्या है। देखिए, व्याख्या में दिया है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 में, और ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में, जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 48 में नहीं है बल्कि 50 में है। और अनुच्छेद 50 में कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। और संविधान के अनुच्छेद और विषय, ये देखिए मैच कराने को है। तो 124 में है साथियों संघीय न्यायपालिका है, और अनुच्छेद 5 में है वो नागरिकता की परिभाषा दी गई है। बताया गया कि जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उस समय नागरिकता की परिभाषा क्या थी, नागरिकता, भारत की नागरिकता के लिए क्या प्रावधान थे। और अनुच्छेद 352 में है आकस्मिक प्रावधान, और अनुच्छेद 245 में विधायी शक्तियों का वितरण। तो इसमें हमको लग रहा है सब एक दूसरे के सामने मैच कर रहा है। बाकी देखते हैं, देखिए 1 2 3 4, इस तरह से हमारा ऑप्शन ए ही देखिए सही है। हाँ, देखिए अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता, अनुच्छेद 124 में न्यायालय के उच्चतम न्यायालय की स्थापना, 245 में संसद और राज्य की विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि, और अनुच्छेद 352 में आपात की उपघोषणा उद्घोषणा। और इस तरह से ये जो है कि सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है, ये भी सूची है, 2 सूचियाँ दिया है और मैच कराने को है। अनुच्छेद 14, तो अनुच्छेद 14 में हम लोगों ने देखा है साथियों, वह है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 368। तो अनुच्छेद 368 में संशोधन प्रक्रिया है, तो डी का हो जाएगा 1। और अनुच्छेद 74 में है कि मंत्रिपरिषद सलाह देगी राष्ट्रपति को, ये प्रावधान है। अनुच्छेद 74 का हो जाएगा, मतलब सी का हो जाएगा 2।
और अनुच्छेद 14 में है समानता का अधिकार, और अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा बताई, नीति निर्देशक तत्व के तहत जो है कि राज्य की परिभाषा बताई गई है उसमें। तो इस तरह से हमारा जो है कि इसको मैच करा लेंगे हम, तो ए का हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 14, ए का 3 हो जाएगा समानता का अधिकार, और बी का हो जाएगा 4, ए का 3 बी का 4, देखिए अभी तक तो यहाँ कोई नहीं है, ए का 3 बी का 4, और सी का हो जाएगा 2, और डी का हो जाएगा 1, ए का 3 बी का 4 सी का 2 डी का 1। तो इसका जब हम मैच कराएंगे साथियों, तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा, अच्छा यहाँ पे देखिए, हाँ ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन डी जो है कि सही सेट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, ये भी सूचियों को मिलान कराने को दिया है कि पूछा है विधानतः नए राज्यों को शामिल करना। तो नए राज्यों को शामिल करने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 2 में है, और समता का अधिकार ये साथियों अनुच्छेद 14 में है, और गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण तो ये है अनुच्छेद 22 में, और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार ये अनुच्छेद 111 में है। तो इसका जब हम मैच कराएंगे तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा, ए का 2 बी का 1 और सी का 4 और डी का 3। देख लीजिए विधानतः नए राज्यों के शामिल, तो ये अनुच्छेद 2, और समता का अधिकार अनुच्छेद 14, और गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22, राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111। अब देखिए यहाँ भी सूचियों को मैच कराने को दिया है, इसमें सबसे अच्छा सवाल यही बनता भी है सूचियों को मैच कराने का, और कठिनतम में भी। तो दिया है अनुच्छेद 54। तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो इस तरह से ए का हो जाएगा 1, और अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, यह भी सही है। और अनुच्छेद 155 में है, 155 में दिया है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, तो ये भी सही है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। और तो इस तरह से सब साथियों ए का 1 बी का 2 और सी का 3 और डी का 4 सब एक दूसरे के सामने जो है सही बताए गए। 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, तो ये सब सही है। तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का 1, ए का 1 बी का 2 सी का 3 डी का 4, तो ऑप्शन ए ही सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये भी देखिए अनुच्छेद और प्रावधान मैच कराने को दिया है। अनुच्छेद 61, और अनुच्छेद 61 में साथियों जो है वह राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान है, तो ए का हो जाएगा 2, और अनुच्छेद 67 ख दिया है, तो 67 ख में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है, तो ये है बी का हो जाएगा 3, ए का राष्ट्रपति पर महाभियोग, ए का 2 बी का 3, और 94 में है, आर्टिकल 94 में है स्पीकर को हटाने का प्रावधान, तो ये हो जाएगा सी का 4, और आर्टिकल 90 में है प्रावधान राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। ये साथियों देखिए कठिनतम सवाल है, तो ये कब बना है, ये बना यूपी पीसीएस प्री 2020 में। तो इस तरह से हमने बता दिया आपको, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सही वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देख लीजिए अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, 67 का उपराष्ट्रपति को हटाना, और 94 स्पीकर को हटाना, 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। तो इस तरह से साथियों क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, क्वेश्चन 16 कंप्लीट हुए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बना है सवाल कि सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना है। अनुच्छेद 323 ए और अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 330 और 320। तो यहाँ पे साथियों सबसे पहले 324 पकड़ते हैं, तो उसमें जो है कि निर्वाचन का प्रावधान है, तो बी का 1 हो जाएगा। और 330 में है वो है लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों का आरक्षण, तो ये हो जाएगा 330 का हो जाएगा, सी का हो जाएगा 4, बचेगा 320, तो 320 और 323 ए। तो हम लोग जानते हैं कि 323 ए में प्रशासनिक अधिकरण का प्रावधान है,
तो ए का हो जाएगा 2 और 300 बचा 320, तो 320 में लोक सेवा आयोगों के कार्यों के बारे में है। तो इस तरह से साथियों जब हम मैच कराएंगे तो देखिए हमारा विकल्प सही हो जाएगा ऑप्शन सी। देख लीजिए 323 है प्रशासनिक अधिकरण, 324 निर्वाचन, 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, और 320 में है लोक सेवा आयोगों के कार्य 320 में। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 है, ये भी देखिए सूचियों को मैच कराने को ही दिया है। हाँ, तो संवैधानिक संशोधन आप जानते हैं अनुच्छेद 368 में, वित्त आयोग 220 में है, वित्तीय आपातकाल जो है ये 360 में है, और अखिल भारतीय सेवाएं 312। तो इस तरह से जब मैच कराएंगे तो ऑप्शन बी जो है कि वह सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ देखिए यहाँ पे व्याख्या में दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ये संस्थान और अनुच्छेद है। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में है, वित्त आयोग जो है वह वित्त आयोग अनुच्छेद 220 में है, और प्रशासनिक अधिकरण अभी हमने बताया कि 323 ए में है, तो सी का हो जाएगा 4, और संघ लोक सेवा आयोग ये 315 में। तो इस तरह से जब मैच कराएंगे साथियों तो हमारा ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। देखिए कूट में, हाँ कूट में मैच कराएंगे तो ऑप्शन ए सही होगा। अब देख लीजिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148, लेखा परीक्षक हाँ, और वित्त आयोग 280, प्रशासनिक अधिकरण 323 से, संघ लोक सेवा आयोग 315। अब है साथियों क्वेश्चन नंबर 20, इसमें देखिए पूछा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो अंतर्राज्यीय परिषद 263 दिया है, और वित्त आयोग 280 सही है, प्रशासनिक अधिकरण 323 का सही है, संघ लोक सेवा आयोग 315 सही है। तो इसमें साथियों अंतर्राज्यीय परिषद भी 263 दिया है, तो अंतर्राज्यीय परिषद का भी प्रावधान, इसमें सभी सुमेलित हैं साथियों, तो ये प्रश्न ही गलत इन्होंने बना दिया। व्याख्या देख लीजिए। देखिए एक सेकंड रुकिए, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, हाँ क्वेश्चन नंबर 20 का व्याख्या देख लीजिए। देखिए प्रश्न का सभी विकल्प सही सुमेलित, क्योंकि अंतर्राज्यीय परिषद 263 में है, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक अधिकरण 323 का और 315। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में बनाया है कि देखिए एक तरफ है कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा है, अनुच्छेद 17 न्याय के समक्ष समता, अनुच्छेद 78 में है संसद का गठन, और अनुच्छेद 192 में है संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, और अनुच्छेद 352 में आपात की स्थिति की उद्घोषणा। तो 352 सही है और 78 भी सही है, और किसका सुमेलित नहीं, सही सुमेलित हैं, सुमेल सही है पूछ रहा है। तो इसमें जो सही सुमेल है साथी वह केवल ऑप्शन डी ही सही है 352, और बाकी सब सही सुमेलित नहीं है। व्याख्या देख लीजिए। देखिए अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति को उद्घोषण सही है, अनुच्छेद 17 आप जानते हैं इसमें अस्पृश्यता का वर्णन है, और अनुच्छेद 78 दिया है, तो अनुच्छेद 78 में वो दिया संसद का गठन दिया था, तो यहाँ पे अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी दिए जाने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, और 192 में है राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निरर्हताओं से संबंधित प्रावधान है। तो इस तरह से हमारा जो इसमें सही विकल्प था, केवल सही जोड़ी थी वह ऑप्शन डी की ही सही जोड़ी थी। और देखिए अब दिया है सूचियों को मैच कराने को, एक तरफ अनुच्छेद है और एक तरफ उनमें प्रावधान। तो यहाँ पे 215, 222, 226 और 227। तो यह सवाल साथियों बहुत कठिनतम है, लेकिन हम बताते हैं। देखिए 215 में जो प्रावधान है वह है उच्च न्यायालयों का अभिलेखी न्यायालय होना, तो ए का हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। और अनुच्छेद 222 में जो प्रावधान है वह है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरण, मतलब एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण। तो अनुच्छेद हाँ बी का हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। और 226 में है कि कुछ रीटें, उच्च न्यायालय की जो कुछ रीटें निकालने का, विशेष रीट जारी करने का अधिकार है वो है 226 में। 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, तो डी का हो जाएगा सेकंड। तो इस तरह से साथियों जब हम मैच कराएंगे तो हमारा
ऑप्शन ए ही जो है कि मैच सही होगा। ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का जो है कि 2। अब देख लीजिए, देखिए ए का 4 बनेगा तो उच्च न्यायालय का मतलब 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेखीय न्यायालय होना, और 222 में है किसी न्यायालय की उच्च न्यायालय के दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, और 226 में है वो है कि कुछ रिटें निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, और 227 है कि सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? ये भी अच्छा सवाल है साथियों। पूछा है कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 241, 242, 239। तो इसका सही जवाब है साथियों अनुच्छेद 241। देखिए भारतीय संविधान के यहाँ पे बाकी अनुच्छेदों का हम देख लेंगे क्या प्रावधान है उनमें। तो अनुच्छेद 239 में है संघ राज्यों का प्रशासन, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है, और अनुच्छेद 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 241 में है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, और अनुच्छेद 242 जो है वह निरसित कर दिया गया है। तो इनमें से पूछा था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान, तो 241 में। अब देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 24। इसमें भी देखिए सूचियों को मैच कराने को दिया है। अनुच्छेद 76, 148, 75 और 131। तो अनुच्छेद 76 में है वो भारत का महान न्यायवादी हो जाएगा, तो ए का हो जाएगा 3, और 148 में है कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और 75(1) में जो प्रावधान है वह है केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो इस तरह से हो जाएगा सी का हो जाएगा 4, और 131 में जो प्रावधान है वो है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। तो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है अनुच्छेद 131 में, तो हो जाएगा डी का 2। तो साथियों जब इस तरह से हम मैच कराएंगे तो हमारा जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कूट जब मैच कराएंगे तो यही बनेगा। तो इस तरह से ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। अब देखते हैं अगला क्या है 24। हाँ देखिए इसकी व्याख्या भी यहाँ दिया हुआ है। और देखते हैं अब 25 में भी सूचियों को मैच कराने को ही है। विधि के सम्मुख समानता, तो विधि के सम्मुख समानता ये जानते हैं अनुच्छेद 14 में है, तो ए का हो जाएगा ए का 3, और कार्य करने का अधिकार, तो कार्य करने का अधिकार साथियों जो है वह है अनुच्छेद 41 में। अनुच्छेद 41 में कार्य करने का अधिकार प्राप्त है, और कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ, तो कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियों का जो प्रावधान है वह है अनुच्छेद 42 में। तो सी का हो जाएगा 1, और बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा ये प्रावधान है अनुच्छेद 45 में। तो डी का हो जाएगा 2। बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा। तो इस तरह से जब साथियों मैच कराएंगे तो हमारा जो सही ऑप्शन बनेगा वो बनेगा। अच्छा देखिए यहाँ पे स्टार लगा दिए हैं, क्यों? देखिए विधि के सम्मुख समानता, ये तो 14 सही था। कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41, और कार्य करने के लिए सही मानवीय दशा अनुच्छेद 42। अच्छा यहाँ पे जो वो दिए हैं वो देखिए शैशव पूर्व देखभाल या 6 वर्ष तक के लिए, जिसको आंगनबाड़ी के लिए जिसके तहत प्रावधान किया गया है, तो वो प्रावधान है। बाकी इन्होंने प्रश्न में गलत पूछ लिया था, इन्होंने बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा दे दिया था। इनको देना चाहिए था कि 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए जो है कि शिक्षा का जो प्रावधान है वो किस में है, तो वो अनुच्छेद 45 में है। और अनुच्छेद 45 में ही वर्णन किया गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 से इसे अनुच्छेद 21 का के रूप में मूल अधिकार में शामिल किए जाने का के साथ साथ अनुच्छेद 45 में इसके स्थान पर शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था प्रतिस्थापन किया गया। तो ये था साथियों क्वेश्चन नंबर 25। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है क्वेश्चन नंबर 25 के बाद। क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में बना है कि
निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 371 क नागालैंड, 371 ख असम, 371 ग मेघालय या 371 घ आंध्र प्रदेश। तो इसमें जो है साथियों वो पूछ रहा कि सही सुमेलित नहीं है, तो वो जो सही सुमेलित नहीं है वो है 371 ग मेघालय, क्योंकि 371 ग में मणिपुर के बारे में विशेष प्रावधान है और यहाँ पे इन्होंने दे दिया है मेघालय। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, संविधान के भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध के अनुच्छेद एवं संबद्ध राज्य इस प्रकार हैं। 371 में है महाराष्ट्र और गुजरात, और 371 क में है नागालैंड, 371 ख में है असम, 371 ग में है मणिपुर, 371 घ में है आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, 371 अंग में है आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय, 371 च में है सिक्किम और 371 छ में है मिजोरम, 371 ज में है अरुणाचल प्रदेश, 371 झ में है गोवा और 371 ञ में है कर्नाटक। तो ये था। अब आगे जो है आज इतना ही रहने देते हैं साथियों। अब अगला जो वीडियो हम कराएंगे उसमें भारतीय संविधान के प्रमुख अनुसूचियों से संबंधित होगा और तथा उसके आगे जो है कि उद्देशिका वगैरह के चैप्टर हम कराएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और लगे कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यूजफुल साबित हो रहा है तो आप हमारे चैनल को जो है कि सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।